हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th के लिए सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर रिलीज़ किए हैं उसमें जो मैथ्स के दो सैम्पल पेपर हैं, एक बेसिक और एक स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड वाला पेपर मैं यहाँ आपको सॉल्व करके बताऊँगा। जब स्टैंडर्ड वाला हो जाएगा फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बेसिक वाला भी सॉल्व करके बताऊँगा। और क्लास 12th वाले यार आप चिंता ना करें, आपका भी पूरा पेपर यहाँ मैं सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, पहले 10th वालों के दोनों पेपर, उसके बाद क्लास 12th का भी पेपर सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए जल्दी से पहले जो पेपर का पैटर्न है उसको समझ लेते हैं। देर आर 3 सेक्शंस। ऑलरेडी आपने ये देख लिया होगा, फिर से मैं बता रहा हूँ। देर आर 3 सेक्शन इन द पेपर। ठीक है, सेक्शन ए में देर आर 6 क्वेश्चंस और हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, लाइक दिस। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस आपको करने होंगे सेक्शन ए में से। और सेक्शन ए में क्लास 10th, ध्यान से सुनो, सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। हो सकता है फर्स्ट क्वेश्चन के साथ ही चॉइस मिल जाए, हो सकता है किसी और क्वेश्चन के साथ चॉइस मिल जाए, बट 2 क्वेश्चन के साथ आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। ये वाला करो या ये वाला करो। तो सेक्शन ए आपकी 12 मार्क्स की। डन। बहुत ईजी सेक्शन है ये, बहुत ईजी इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक है, सेक्शन बी, इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे और टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। 3 मार्क्स, 3 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 3 मार्क्स, ओनली 4 क्वेश्चंस। ये आपको मिल जाएंगे 12 मार्क्स की सेक्शन है ये। ठीक है, और इसमें एक क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिल रही है, किसी भी क्वेश्चन के साथ वो दे सकता है। ठीक है, और ये करो या ये करो। तो 12 मार्क्स सेक्शन बी। कितने हो गए? 6 और 4 10 हो गए। 4 क्वेश्चंस इन सेक्शन सी, और ये सभी 4 मार्क्स के। सेक्शन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 2 क्वेश्चन आपके केस स्टडी के आ जाएंगे लास्ट वाले, जिसमें कोई चॉइस नहीं है। सैंपल पेपर में चॉइस दी गई है दिस वन एंड दिस वन, किसी एक के साथ आपको चॉइस आ जाएगी, मतलब एक ही क्वेश्चन के साथ इंटरनल चॉइस है। ये वाली सेक्शन आपकी हो गई 16 मार्क्स की। तो टोटल बन गया आपके 40 मार्क्स। 2 घंटे में आपको पेपर करना है, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको सिर्फ कितने करने हैं? 14, ओनली 14 क्वेश्चंस। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, ये 14 क्वेश्चंस आप सिर्फ 1 घंटे में निपटा सकते हो। ठीक है, मैं यहां ये 14 क्वेश्चंस तो कराऊंगा ही, साथ में जो और वाले क्वेश्चन है वो भी मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। और वाले यानी 4 क्वेश्चन और अलग से हो जाएंगे, यानी टोटल 18 क्वेश्चंस मैं यहां आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। लेक्चर को ध्यान से देखना, यहां पर कुछ चीजें भी आप सीखेंगे कि हमें कितने स्टेप्स लिखने होते हैं क्वेश्चन के अंदर। जैसे अभी आपको पता है सब्जेक्टिव है, तो कुछ बच्चे बहुत ज्यादा स्टेप्स लिख देते हैं तो टाइम वेस्ट हो जाता है। मेरे बच्चे, स्टेप्स उतने ही लिखने हैं जितने जेन्युइन स्टेप्स होते हैं। खुद से फिलॉसफी हमें बहुत ज्यादा नहीं लिखनी होती, हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन ध्यान से देखो, और मेरे साथ आप अपनी कॉपी पेन को प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जो कि एपी चैप्टर से है, बहुत सिंपल है। इसी के साथ आपको चॉइस मिल गई है, ये वाला करो या ये वाला करो, बीच में आपको और दिख रहा है। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द क्वेश्चन इज, यू हैव टू फाइंड 25th टर्म एंड 15 टर्म का डिफरेंस, दैट्स ऑल। और एपी गिवन है। अब इसके स्टेप्स जो होंगे वो इस तरह से होंगे। सबसे पहले यार एपी लिख दो, सबसे पहले आप एपी लिख दो। 6 9 12 15। जब भी आप एपी का क्वेश्चन कर रहे हैं तो 2 चीजें आपको लिखनी ही पड़ती हैं हमेशा, या नहीं है तो ढूंढनी पड़ती हैं। ए एंड डी, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो ए आपका हो गया फर्स्ट टर्म, यहां पर आपका ये 6 है और कॉमन डिफरेंस आपका 3 है। तो कॉमन डिफरेंस जरूरी नहीं कि आपको माइनस करके वहां पे दिखाना है कि 9 में से 6 3 आ गया। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, कोई मार्क्स आपका ऐसा कैंसिल नहीं होता है। ठीक है, हो गया, ये पहला स्टेप आपका ये बन गया। उसके बाद जो आपको पूछ रखा है, तो कुछ बच्चे यहां पे लेंथी कर देंगे इस क्वेश्चन के हिसाब से। वो क्या करेंगे, 25th टर्म अलग से निकालेंगे, 15 टर्म अलग से निकालेंगे, फिर जो 2 उनके नंबर आएंगे फिर उनको माइनस करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपका लेंथी हो जाएगा बच्चे। आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए, ये जो डिफरेंस आपको दे रखा है इसको डायरेक्ट ही उठाओ आप। 25th टर्म और 15 टर्म, इनके अपने अपने फॉर्मूले लिख दो। जैसे 25th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? a + 24d। और 15 टर्म का क्या फॉर्मूला है? a + 14d। लिख दिया। अब यहां आप नोटिस करो यार, a तो कैंसिल ही हो रहा है, तो a का वैल्यू डालने की हमें जरूरत नहीं पड़ी इसमें। नो डाउट कि हमने निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां पर तो a कैंसिल हो रहा है ना। हमारी कैलकुलेशन तो बड़ी मस्त हो गई। यहां पर देखो a कैंसिल हो गया, 24 में से 14 गया। सर जी 10d, कुछ नहीं, बस आप d का वैल्यू डाल लें। तो d कितना निकाला था आपने? 3, तो दैट इज 30 इज आंसर। इतने ही स्टेप्स करने, इससे ज्यादा इसको लेंथी नहीं करने हैं। 2 मार्क्स आपके बन गए इसमें। ठीक है,
तो ये था बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला पार्ट। अब इसके साथ जो और है वो हम कर देते हैं। तो मेरे बच्चे जो और वाला क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है स्टूडेंट्स को ये सोचने में कि सर ए ढूंढूं मैं डी ढूंढूं, क्योंकि मेरे को 12th टर्म चाहिए। तो 12th टर्म का आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है 12th टर्म का, ए प्लस 11d। तो आप ए और डी के चक्कर में पढ़ोगे तो भाई फंस जाओगे। ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। अगर आपने मेरे एपी के लेक्चर देखे हैं तो उसमें मैंने ये सिखा रखा है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट टर्म नहीं है तो उसको आप ए रख लो, सर ए इज अ फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस नहीं है तो उसको आप डी मान लो, सर डी इज अ कॉमन डिफरेंस। ठीक है, रख लिया ए और डी। अब जो कंडीशन है उसको देखो, 7 टाइम्स 7th टर्म, 7 टाइम 7th टर्म इज इक्वल टू 5 टाइम्स 5th टर्म, 5 टाइम 5th टर्म। जो कंडीशन थी लिख लिया, जो उसकी इंग्लिश की स्टेटमेंट थी मैथमेटिकल में उसको कन्वर्ट कर लिया। अब आप इसमें फॉर्मूले लगा दो 7th और 5th टर्म का, अपने आप 11th टर्म बन जाएगी। देखते जाओ 12th टर्म बन जाएगी। क्या होता है 7th टर्म का फॉर्मूला, a प्लस 60। 5th टर्म बच्चे a प्लस 4d, ब्रैकेट ओपन करो, 7a 42d 5a 20d। अब a और d वाली टर्म को आपस में एडजस्ट करो। 7a में से 5a चला जाएगा, सर इट इज 2a। 42 में से 20 चला जाएगा, सर इट इज 22d। अब बताओ 2 और 22 में कॉमन क्या है, सर जी 2। यहां क्या बच रहा है, a प्लस 11d इक्वल टू 0 हो गया। अब ये 2 एक नॉन जीरो नंबर है, ये तो जीरो हो नहीं सकता, ये जीरो से कैंसिल हो गया, ऐसा समझ जाओ। अब पीछे बच रहा है a प्लस 11d। अब भाई a प्लस 11d तो 12th टर्म का ही फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया। तो 12th टर्म हमारी डायरेक्ट निकल गई, अलग से a और d ढूंढने की यहां पे जरूरत नहीं थी। सो व्हाट इज 12th टर्म, 0, दैट्स ऑल। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा आंसर 0 ही आएगा। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा ना, लेट अस सपोज मैं यहां पे लिखता हूं 9 टाइम्स 9th टर्म इज इक्वल टू 7 टाइम्स 7th टर्म। तो इसमें जो 9 और 7 का सम है ना दैट इज 16। तो जो 16 टर्म है वो 0 आएगी। तो इस तरह के आप कितने भी क्वेश्चन कर लो, इसको जनरलाइज कर सकते हो। m टाइम्स mth टर्म, n टाइम्स nth टर्म, तो कौन सी टर्म 0 होगी, m प्लस nth टर्म जो होगी वो 0 होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करवा रखे हैं, एपी चैप्टर के लेक्चर्स आप देख लेना जरूर। ठीक है, तो दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन, दोनों पार्ट इसके कर दिए। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी सिंपल, सीबीएसई के पेपर में फिर एरर है, सैंपल पेपर में उसने यहां पे 9 नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, सीबीएसई एरर करती है, आपने घबराना नहीं, आपने उसको करेक्ट करते रहना है, हम उसको करेक्ट करते रहेंगे, डोंट वरी। एरर हर इंसान करता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने ज्यादा भी सीबीएसई को बुरा भला नहीं बोलना है, हो जाता है एरर, डोंट वरी। चलो यहाँ पे 9 है, 9 था 9 लिखा, अगर यहाँ पे 9 नहीं होगा ना, जहाँ कोई नंबर नहीं होगा, तो यार ये थोड़ा सा क्वाड्रेटिक में जो m का वैल्यू पूछ रखा है ना वो इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि m यहाँ पे 0 निकल जाएगा। तो m 0 हो नहीं सकता, अगर m 0 होगा तो वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर कोई नंबर मैंने डाल दिया 9। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन में क्या है जो कि बहुत सिंपल है, आपको m का वैल्यू ढूंढना है और इसके इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स का आपका कंडीशन पता है, या डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, बस आपको या d0 लेके चलना है। तो यहां से पहले इस क्वाड्रेटिक को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ, 5m x स्क्वायर। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर 6 के साथ, 6mx और ये प्लस 9। ठीक है, दिस इज योर क्वाड्रेटिक। अब मेरे बच्चे कैन यू टेल मी व्हाट इज a हेयर अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड फॉर्म, इट इज 5m। व्हाट इज b, माइनस 6m। व्हाट इज c, सर इट इज 9। अब यहां पर आप लास्ट लिखो फॉर इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स की जो कंडीशन है दैट इज d इक्वल टू 0, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब डालो यहां पर b, a और c का वैल्यू। व्हाट इज b, माइनस 6m, इसका स्क्वायर माइनस 4a इज 5m एंड c इज 9। अब इसको थोड़ी कैलकुलेशन बड़े ध्यान से करना, कुछ बच्चे ऐसे कर देंगे 4 5 जा 20, फिर 20 को 9 से भी इंटू कर देंगे, फिर फंस जाओगे आप कैलकुलेशन में, बड़े बड़े नंबर आएंगे, फिर घबरा जाओगे। मेरे बच्चे यहां ध्यान से देखो, कॉमन लेने वाला प्रोसेस करना आपने। ठीक है, सबसे जो फर्स्ट वाली टर्म है वो आपकी बन रही है 36m स्क्वायर। दूसरी वाली टर्म को नोटिस करेंगे तो 9 4 जा 36 होता है ना, तो इसमें 36 आ रहा है, तो उसको 36 मेंटेन रखो और बगल में है 5m। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखो ना 36 हो गया आपका कॉमन, साथ में m भी है, तो यहां बच रहा है m, 36 और m बाहर है, यहां बच रहा है 5।
तो मेरे बच्चे यहाँ से आपको दो फैक्टर मिल रहे हैं, प्रोडक्ट उनका जीरो, तो इधर दिस इक्वल टू जीरो और दिस इक्वल टू जीरो। 36 एक नॉन जीरो नंबर है, वो तो जीरो हो नहीं सकता, तो इट मीन्स m इक्वल टू जीरो, और दूसरे में m इज इक्वल टू 5। अब बताओ क्या m जीरो हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर m जीरो होगा ना तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी, एक्स स्क्वायर के साथ भी m लगा हुआ, तो m जीरो डालोगे तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, तो क्वाड्रेटिक की ही बात चल रही है। तो यहां पर इसको रिजेक्ट करना है, रिजेक्टेड दिस पार्ट, m इक्वल टू जीरो। तो हमारा आंसर है m इक्वल टू 5 ओनली, ये सेटिस्फाई जरूर करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 सर्कल चैप्टर से है, ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट। फ्रॉम ए पॉइंट P टू टेंजेंट्स PA PB आर ड्रॉन टू ए सर्कल जिसका सेंटर O है, रेडियस R है, OPR दे रखा है, देन फाइंड दिस एंगल। और ये ट्राइंगल कौन से टाइप की बन रही? पहले डायग्राम से समझो इस क्वेश्चन को। देखो देयर इज अ सर्कल, ये बना दी। देयर इज अ पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल, क्योंकि यहाँ से दो टेंजेंट्स बनाए गए हैं। तो एक टेंजेंट मैंने बना दिया ये PA, और दूसरा टेंजेंट बना दिया मैंने PB। बन गई दो टेंजेंट, यहां तक हो गई हमारी स्टेटमेंट। इस सर्कल का जो सेंटर है दैट इज O। ठीक है, सेंटर आ गया इसका O। अब भाई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जब मैं सेंटर से ज्वाइन करूंगा, ये हमारा रेडियस बन गया, और इसका रिलेशन आपको पता होना चाहिए, सर्कल चैप्टर में मैं सिखाऊंगा अभी आपको। ठीक है, तो ये रेडियस और ये टेंजेंट, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, इतना भी आप याद रख लो। दूसरा भी बना देते हैं यहाँ पे रेडियस, तो ये रेडियस और ये भी आपस में परपेंडिकुलर ही है। तो ये R हमें दे रखा है कि इसका रेडियस R है। ठीक है, ये रेडियस R है हमें गिवन है। OP का लेंथ भी कुछ बोल रहा है 2R, तो O को P से ज्वाइन कर दो। लो भाई, जो भी क्वेश्चन में गिवन था सब कुछ हम लिख चुके हैं डायग्राम के अंदर। अब हमें बोल रहा है एंगल APB। अरे भाई ध्यान से देखो मेरे बच्चों, एंगल APB ये पूरा एंगल बोल रहा है कितने डिग्री का। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों ध्यान से देखो, ये जो छोटी वाली ट्राइंगल है ना, जैसे आपने OP ड्रॉ किया ना, उससे दो ट्राइंगल सारी वो दोनों कॉन्ग्रेंट होती हैं। तो कोई एक ट्राइंगल पकड़ो और वो ट्राइंगल आपकी राइट ट्राइंगल ही है, तो ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ रखी, ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाओ, बहुत जल्दी ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का है, तो इसके अपोजिट जो OP है ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो एक भाई साहब आपका ये बन जाएगा बेस जहाँ परपेंडिकुलर है ना, दूसरा भी बेस जहाँ परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो हमें हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज और यहाँ पर ये वाली साइड के बीच में कोई वैल्यू, मतलब इनकी वैल्यूज दे रखी है, इसका R दे रखा है, इसका 2R दे रखा है, यानी हाइपोटेन्यूज गिवन है और R देख लेते हैं कि हमें एंगल फाइंड करना है ना। मानो इसको थीटा ले लेता हूँ, पूरा नहीं, हाफ वाला पार्ट है इस छोटी ट्राइंगल में, इसको मैंने थीटा बोल दिया। इस थीटा के हिसाब से ये अपोजिट साइड हो गई, और OP वैसे ही हाइपोटेन्यूज इस ट्राइंगल का, तो साइन थीटा रेशो लगाओ यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो मेरे बच्चे। यहां पर आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट लिख लेनी है, लेट एंगल APO। ठीक है, इस पूरे का हाफ जो आपको फाइंड करना उसका हाफ। ठीक है, एंगल APO इसको आपने रख लिया थीटा। फिर आप लिखो इन राइट ट्राइंगल AOP, AOP राइट ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगाओ साइन थीटा। तो साइन थीटा, थीटा के अपोजिट कौन है यहां पर? AO। और हाइपोटेन्यूज कौन है? परपेंडिकुलर पॉइंट हाइपोटेन्यूज डेफिनेशन होता है, तो हाइपोटेन्यूज कौन है सर? इट इज OP, दैट्स ऑल। कैन यू टेल मी AO? सर वो तो रेडियस है, दैट इज R। OP इट इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 2R। देखो R कट गया, तो हमारा जो साइन थीटा है वो कितना आ गया? 1/2। तो इतने से ही स्टेप्स में आपका क्वेश्चन निपट गया, आधा पार्ट तो इसका वैसे ही हो गया, क्योंकि साइन थीटा आपका 1/2 आ गया। तो आगे डायरेक्ट लिख लो ना, आपका थीटा कितना होगा? सर जी 30 डिग्री, क्योंकि साइन कितने डिग्री पे 1/2 होता है? 30 डिग्री पे। भाई थीटा आपने निकाल दिया, लेकिन ये थीटा नहीं चाहिए आपको। बोल रहा है उसने एंगल APB, एज यू नो कि ये वाला जो एंगल है पूरे का हाफ है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल आपकी कॉन्ग्रेंट होती हैं, तो ऐसा आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। देयरफॉर जो आपको एंगल फाइंड करना है APB, वो इस थीटा का डबल होगा, यानी 30 से इंटू किया, इट इज 60 डिग्री। तो जो आपको एंगल एक्चुअल फाइंड करना है वो 60 डिग्री का है। दूसरा क्वेश्चन है इसके अंदर, व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल APB। भाई ये जो APB है, यहां से आपको ये ज्वाइन करना पड़ेगा। ये ट्राइंगल किस टाइप की? आइसोसेलेस है, स्केलर है, राइट ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कौन सी ट्राइंगल है?
मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों, सर्कल में फिर हमारी थ्योरम है बड़ी ही प्यारी सी कि अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाते हैं सर्कल पे, वो दोनों टेंजेंट का लेंथ सेम होता है। तो भाई ये जो पी ए है और जो पी बी है, इनका लेंथ सेम है। अब एक ट्राइंगल में उसकी दो साइड्स इक्वल है, तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। यानी ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हैं, तो भाई इसको आप एक्स रख लो, इसको भी एक्स रख लो, ये दोनों एंगल इक्वल है। और ये कंप्लीट एंगल जो बड़ा वाला, जो तीसरा वाला इसका एंगल है, वो हमने ट्राइंगल का पहले निकाल दिया 60 डिग्री। तो तीनों एंगल ट्राइंगल का सम कितना होता है? 180। एक अकेला 60 का है, जो दो बराबर हैं वो भी तो 60-60 के होंगे ना, क्योंकि 120 वो टोटल है, तो हाफ हाफ कर लो उसको। मैं आपको लिख के बताता हूं, ध्यान से देखो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों, यहां पे ध्यान से देखो। यहां आपको लिखना है इन ट्राइंगल जो उसने पूछ रखी है एपीबी, ठीक है, एपीबी ट्राइंगल में यू हैव टू राइट डाउन पी ए इज इक्वल टू पी बी। इसका आपने रीजन देना है टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। दो टेंजेंट हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जब बनाते हैं वो इक्वल होते हैं। ये रीजन प्लीज आप लिख लेना, ठीक है। तो पी ए इज इक्वल टू पी बी हो गया। फिर आप लिखेंगे देयरफॉर एंगल पी ए बी, ये वाला एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल पी बी ए, पी बी ए। इसका रीजन भी आप यहां पे लिख सकते हैं। क्या रीजन? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स दे आर इक्वल। 9th में पढ़ रखा आपने, ये कर दिए मैंने दोनों एंगल इक्वल। अब इन दोनों एंगल को आप कुछ लेट कर लो, इनको दोनों को आप x मान लो। तो मानो इन दोनों को मैं x के इक्वल रख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर आप x लिख सकते हैं, ठीक है, ये P पॉइंट। अब आप देखें इस ट्राइंगल को पकड़ो, इन ट्राइंगल APB एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। एक x है, दूसरा भी x है, और एक कंप्लीट ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं 60 डिग्री। तो आप लिखेंगे इसको 180 के इक्वल। तो मेरे बच्चे यहां से कैन यू फाइंड x, बड़े मस्त तरीके से आप x निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना आपको, कुछ नहीं करना, यहां पे लिख रहा हूं ये स्टेप। ये आपके पास आ गया 2x, इस 60 को आप 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट इज़ 120। फिर आप देखेंगे यहाँ पे x आ रहा है 60 डिग्री। तो भाई अगर ये एंगल 60 का है तो ये भी 60 का हुआ, तो एक ऑलरेडी 60 का था। तो कौन सी ट्राइंगल होगी जब तीनों एंगल उसके 60 डिग्री के हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल, दैट्स ऑल। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल? इट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। करने में बहुत ईजी है, समझाने में मैंने टाइम लिया है ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए, लेकिन करने में आपको एक स्टेप ये करना है और एक स्टेप आपको ये करना है, आपका इक्विलेटरल भी ये प्रूव हो जाएगा बड़े आराम से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4th, कौन सा चैप्टर है? देखो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज गिवन इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस, रेडियस इज गिवन, देन व्हाट इज इट्स हाइट। बेसिक सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। मेरे बच्चे आप मुझे बताओ कोन का लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? दैट यू नो। कर्व्ड सरफेस एरिया जो हमें गिवन है 12320 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। आते समझ? तो पाई आर एल इक्वल टू 12320 जो हमें गिवन था, 12320 लिख लिए। अब यहां से क्या फाइंड कर पाओगे आप? स्लांट हाइट, एल ही निकलेगा, रेडियस तो गिवन है, तो उसके बाद हाइट भी निकल जाएगी। देखो व्हाट इज पाई? 22/7, रेडियस 56, स्लांट हाइट का कुछ पता नहीं, अभी निकालेंगे। अब यहां पे कैलकुलेशन का ध्यान रखना कि लेंथ ही नहीं कर देना। देखो 12320, 7 इधर गया, डिवाइड में इसके 22 आ गया और 56 आ गया। अब आपको इसको कैंसिल करना है, तो डोंट वेस्ट मच टाइम। देखो 7 से सीधा 56 जा रहा है, पहले भी कैंसिल कर सकते हैं, यहां करके मैं कर रहा हूं, यहां पर 8 आ गया। अब ये जो 8 है ये 4 से कैंसिल होता है, तो मैंने 12320 को देखा, ये बड़ा नंबर है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा डायरेक्ट 8 से जाएगा नहीं जाएगा। लेट अस सपोज, हमें नहीं पता चल रहा भाई, इसके लास्ट में 20 है, तो जिसके लास्ट में 4 का मल्टीपल होता है वो 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है, तो 24 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो भाई 8 भी 4 से जा रहा है और ये पूरा नंबर भी 4 से कैंसिल हो रहा है, तो इसको 4 से कैंसिल करो। 4 3 जा 12, यहां आ गया 32, डायरेक्ट 2 डिजिट उठा रहे हो तो यहां पे 0 डालना, 32 है तो 8 जा हो गया और यहां पे 0 आ गया।
आता समझ। तो ये हमने 4 से कैंसिल कर दिया। तो भाई देखो अभी 2 भी बचा हुआ है, इवन नंबर ही आया तो फिर से 2 से कैंसिल कर दो, यानी पूरा 8 से जाता था ये अगर डायरेक्ट करते। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 15, यहाँ पे आ जाएगा 40, ये पूरा कैंसिल हो गया। अब बच रहा आपके पास 1540 डिवाइड बाई 22। अब देखो ये आपस में कैंसिल होते हैं, तो पहले आप इसको 11 से करो, जो कि जा रहे हैं सामने दिख रहा है। 11 2 जा, ऊपर वाला भी 11 से जा रहा है, 11 1 जा 11, 4 बचेगा 44, वो जाएगा 4 से 140, फिर कैंसिल हो गया 70। लो भाई कैलकुलेशन हो गई पूरी। स्लांट हाइट आ गई, रेडियस हमें गिवन है, तो हमें हाइट फाइंड करनी। अब यहां पर भी हाइट फाइंड करने में बच्चे थोड़ी सी गलती करते हैं, बड़े बड़े नंबर का स्केयर करना स्टार्ट करते हैं। अब वो टेक्निक सीखो जो मैं आपको बताने वाला। मेरे बच्चे एज यू नो हमें स्लांट हाइट का रिलेशन क्या पता है, तो हमें हाइट फाइंड करनी है ना, हमें हाइट फाइंड करनी है। तो हाइट क्या, हाइट का स्केयर किसके बराबर आएगा, स्लांट हाइट का स्केयर माइनस रेडियस का स्केयर। यहां बच्चे एल और आर का वैल्यू अभी मत डालना, तो आप उसका स्केयर करना स्टार्ट कर दोगे, वो लेंथी हो जाएगा। आप इसमें आइडेंटिटी लगाओ, ये बड़ी बार मैंने आपको सिखाया पहले भी, पीजीटी का रिलेशन है ये। हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से दूसरा लेंथ माइनस हो रहा है, तो हमेशा ये आइडेंटिटी लगाओ, a प्लस बी a माइनस बी। इस रिलेशन से अब आपका कैलकुलेशन बड़ा आसान हो जाएगा। देखो स्लांट हाइट हमने अभी निकाला 70 और रेडियस हमें गिवन है 56। स्लांट हाइट 70, रेडियस हमारा 50। अब यहां से बड़ी मस्त कैलकुलेशन हो रही है। देखो 70 और 56, बस आप इनको प्लस करो, कोई बड़े बड़े नंबर का स्केयर करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आप डायरेक्ट एल और आर का वैल्यू डाल देते, 70 का स्केयर फिर 56 का स्केयर, फिर इनको माइनस करना, फिर उसका स्केयर रूट ढूंढना, उससे आप बच चुके हो। 70 और 56 को प्लस करो, सर जी 126। 70 में से 56 को माइनस करो तो आप देखेंगे इट इज़ 14। इनको भी मल्टीप्लाई मत करना मेरे बच्चे, मल्टीप्लाई मत करना, आप इनकी फैक्टरेशन करो। आपने एक परफेक्ट नंबर यहाँ पे तैयार करना है, नहीं तो उस पर रूट लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले फैक्टरेशन देख लो। 126, अब 126 आपको पता है 2 से जा रहा है सर, ये 63 हो गया। अब 63 जाता है 9 से, तो 9 7 जा, डायरेक्ट ऐसे बड़े बड़े फैक्टर लिख लो इसके, 9 2 9 और आ गया 7, और 14 को फिर आप लिख सकते हो 7 इंटू 2। तो आप देख रहे हो ना यहाँ पर क्या हो गया, 2 2 बन गए आपके पास, 2 7 बन गए और 2 3 भी आ गए। 9 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 3। तो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू 7 इंटू 3 का होल स्केयर, सबका पेयर बना दिया ना। तो अब स्केयर आपका कैंसिल हो गया, तो हाइट आपको मिल गई मेरे बच्चे। व्हाट इज दैट, 2 7 और 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दो मल्टीप्लाई। सर 7 3 ज़ा 21, सर 21 को 2 से किया, इट इज़ 42 सेंटीमीटर। कोई भी बड़े नंबर यहां बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है, बड़े मस्त तरीके से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। अब क्वेश्चन नंबर 5 आ गया स्टैट का, जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रखा है। ये इसी तरह का ही आपको फाइनल में आएगा, डोंट वरी। यहां पर है मिस्टर गाग रिकॉर्डेड द मार्क्स ऑब्टेन बाय हर स्टूडेंट्स इन द फॉलोइंग टेबल दे रखा है। शी कैलकुलेटेड द मॉडल मार्क्स। अब मॉडल मार्क्स मतलब आपको मोड गिवन हो गया एक तरह से, ठीक है, कैलकुलेट कर दिया उसने मोड। तो मोड आपका आ गया 45। वाइल प्रिंटिंग द डेटा है ब्लैंक वाज लेफ्ट। भाई यहां पर फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो गई, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक मिस हो गया, एक्स यहां पर हमने रख दिया हुआ है। ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करनी है, बहुत सिंपल है। इसके लिए सिर्फ आपको मोड का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर वो फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन तो ये क्लास 6 का बन जाएगा कैलकुलेशन पर्पज से। मेरे बच्चे यहां पर आपको मोड गिवन है एंड द मोड इज 45। आपको सिर्फ ये क्लास इंटरवल सिलेक्ट करनी है कि वो कौन सी क्लास इंटरवल है जिसके अंदर ये 45 छुपा हुआ है। तो भाई 45 आएगा इसके अंदर, 40 और 60 के बीच में आएगा। ये आपकी मॉडल क्लास हो गई। इसके सामने जो होगी वो आपका F1 हो जाएगा। इसके जो प्रीवियस वाली फ्रीक्वेंसी वो F0 हो जाएगी। इससे जो नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी वो F2 हो जाएगी। इसका जो क्लास साइज है वो 20 का चल रहा है, लोअर लिमिट इसकी 40 है। बस ये सब आपको लिखना होता है। तो हेयर द लोअर लिमिट इज 40, F1 इज X जो आपको फाइंड करना है, F2 इज 6, F0 इज 10 और क्लास साइज दैट इज H इट इज 20। बस यही चीज़ें चाहिए होती हैं आपको फॉर्मूले। क्लास 6 की कैलकुलेशन बनेगी। यहाँ पर देख जाओ मेरे बच्चे, मोड का फॉर्मूला सुनाओ ना मुझे आप। इट इज L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ F1 F0 F2 इंटू H। माई डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज मोड इन दिस क्वेश्चन? मॉडल क्लास क्या थी मोड हमें? इट इज़ 45। तो भाई इसको लिख लेना आपने 45। लोअर लिमिट आपने देखा मॉडल क्लास की सर 40, ये आपका क्या 40 आ गया, प्लस
F1 वही मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, हाईएस्ट वाली होगी ये। F0 इससे प्रीवियस जो F0 है दैट इज 10 ट्वाइस ऑफ F1 यानी 2x। F0 सर अभी लिखा 10। F2 देखो नेक्स्ट वाली सर जी 6। और क्लास साइज कितने का चल रहा है सर, इट इज़ 20। अब ये जो आपको दिख रहा है ये कैलकुलेशन है क्लास 10th की, कोई इसमें बड़ी क्लास 6th की, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखो 45 और 40 उधर जाएगा, यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा एक चीज़। फिर ये वाला जो 20 मल्टीप्लाई हो रखा है पूरी ब्रैकेट के साथ, ये उठा के इसके डिवाइड में ले जाओ। अब आपके पास बच रहा है x माइनस 10, यहाँ पे 2x माइनस 16, ये सब कैंसिल हो गया। 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ जाएगा 4x माइनस 40। ठीक है, इस 4 को उधर क्रॉस कर दिया और इधर तो 1 बचा हुआ है, तो आपके पास टोटल आ जाएगा इधर 2x माइनस 16। x निकालो, 4x में से 2x गया, इट इज़ 2x। यहाँ पर आपके पास माइनस 16 और उधर गया आपके पास आ गया 40, इट इज़ 2x। 40 में से 16 सर ये मेरे पास बन गया सर 10 में से 6 सर जी 4, 3 में से 1 सर जी 2, तो व्हाट इज x 12। तो भाई यही आपको फाइंड करना था, मिसिंग फ्रीक्वेंसी दैट इज 12। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ही आएगी ये। कई बार मानो आप कैलकुलेशन में इसको लेट अस सपोज आपने इसको 7 फाइंड कर लिया, तो भाई x 7 हो ही नहीं सकता क्योंकि मॉडल क्लास के सामने वाली मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी। तो 10 भी यहां पर है तो ये 7 तो हो ही नहीं सकता, ये हाईएस्ट है, तो 12 आया है। ठीक है भाई हमारा, ठीक है, ये ध्यान रखनी छोटी छोटी बातों का आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम क्वाड्रेटिक। इसके साथ आपको चॉइस भी आ गई है, एक स्टेटमेंट वाला है, एक आपको बड़ा सिंपल दिया है क्वाड्रेटिक में एक्स फाइंड करना। आपको स्टेटमेंट यहां पर आपको कंफ्यूज कर सकती है, मैं स्टेटमेंट वाला पहले करके बता रहा हूं। देखो कंफ्यूज क्या करेगी, है तो सिंपल ही है, स्टेटमेंट को बस ध्यान से पढ़ना है। रितु वर यंगर बाय 5 years देन व्हाट शी रियली इज। अब इस स्टेटमेंट को अगर एक बार पढ़ने से आपको समझ नहीं आती तो आप इसको बार बार पढ़ सकते हो। रितु वर यंगर बाय 5 years देन व्हाट शी रियली इज, देन द स्केयर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 times हर प्रेजेंट एज। यहां पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बोल रहा है कि रितु अगर अपनी प्रेजेंट एज से 5 साल छोटी हो, ऐसे वो सपोज कर रहा है कि रितु की अभी जो प्रेजेंट एज है उससे अगर वो 5 साल छोटी हो तो भाई ऐसा हो जाएगा। अब ये जो इसने लिखा हुआ है इसको मैं मैथमेटिकली करके दिखाता हूं। सबसे पहले तो आप प्रेजेंट एज लेट करो, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रितु बी x years, ये प्रेजेंट एज आ गई। अब इस प्रेजेंट एज से अगर रितु 5 years यंगर हो यानी कम हो, उसकी एज कम हो, तो भाई x से 5 साल कम कितना हुआ x माइनस 5। इसके बाद आप डायरेक्ट लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। जो भी कंडीशन है यहां पर पूरा ये जो इंग्लिश में लिख रहा है ना पूरा इसका मैथमेटिकल में बना दूंगा। देखो कह रहा है कि अगर रितु 5 साल छोटी होती यानी अगर वो x माइनस 5 उसकी एज होती तो क्या होता, क्या होता, देन द स्केयर ऑफ हर एज, उसकी एज का स्केयर वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 times हर प्रेजेंट एज, कि भाई उसकी एज का स्केयर यानी 5 साल पहले की जो एज है उसका स्केयर इज इक्वल टू व्हाट 11 मोर, मोर बोले प्लस करना है, 11 मोर देन 5 times प्रेजेंट एज, 5 times प्रेजेंट एज, कहानी खत्म। तो स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है, जो भी यहां पर इंग्लिश लिखी है उसको मैथमेटिकली फॉर्म दे दो, आराम से क्वेश्चन हो जाता है। तो कर दिया, अब इसको क्वाड्रेटिक बनाना है, सिंप्लीफाई करके बड़े आराम से बना लेंगे। होल स्केयर ओपन करो, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab 10x हो गया इज इक्वल टू 11 प्लस 5x। सारी टर्म एक तरफ ले आओ, एक्स स्केयर ये 5x इधर आ जाएगा, ये हो गया 15x। 25 है तो 11 इधर आएगा तो ये बन जाएगा आपका 14। तो काफी सिंपल क्वाड्रेटिक बनी है, मिडिल टर्म आराम से ब्रेक हो रहा है। 14x माइनस एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0, एक्स कॉमन, x माइनस 14 माइनस 1 x माइनस 14 इक्वल टू 0। दो फैक्टर आ गए हमारे पास, x माइनस 14 एंड x माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे भी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है हमें, क्योंकि हमें x की दो वैल्यूज़ मिल रही हैं, प्रेजेंट एज उसकी दो आ रही, 14 ईयर्स और दूसरा आ रहा है 1 ईयर। भाई मेरी बात सुनो, क्या उसकी प्रेजेंट एज 1 ईयर हो सकती है? अगर उसकी प्रेजेंट एज 1 ईयर है तो जो सिचुएशन हमें दे रखी है उसके हिसाब से उसकी एज तो नेगेटिव में चली जाएगी, क्योंकि 1 ईयर अगर उसकी प्रेजेंट एज है तो 5 साल पहले की वो बात कर रहा है, तो एज तो नेगेटिव में चली गई 5 साल पहले तो ठीक है ना, आज अगर वो 1 साल की है तो 5 साल पहले तो वो पैदा ही नहीं हो रखी है, सिंपल सी बात है। तो भाई ये वाला पार्ट आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसको रिजेक्ट कर दें, प्रॉपर रीजन दे दें कि अगर प्रेजेंट एज हम 1 रखते हैं 1 ईयर तो उसकी जो अब सपोज की एज है यहाँ पे वो नेगेटिव चली जाएगी, वो रिजेक्ट, ये आप सीधा रिजेक्ट करो इसको। तो आपका जो एक्स है वो 14 आया, यानी जो प्रेजेंट एज है रितु की दैट इज 14 ईयर्स। दैट्स ऑल, यही हमें फाइंड करना था इसमें प्रेजेंट एज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी एक्सप्रेशन देख के बच्चे थोड़े घबरा जाते हैं अरे घबराना नहीं है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने सीख रखा है, बस वो इस पे लगा दो, फटाक से क्वेश्चन आ जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर a देखो 9, b देखो -6p और c देखो p² - q²। आ गया ABC। अब क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालो पहले, क्योंकि जो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो है b² - 4ac, क्या लिख रहा हूं सॉरी, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac डिवाइड बाई 2a। दिस इज योर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो उसके लिए ये रूट वाली टर्म आपको चाहिए, इसको पहले ही निकालो, बार बार रूट के अंदर इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसको पहले ही हम निकाल लेंगे। तो देखिए यहां पर मैं डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहा हूं b² - 4ac। मेरे बच्चे व्हाट इज b हेयर, सर जी 6p, लो भाई इसका स्क्वायर -4, व्हाट इज a 9, व्हाट इज c, सर इट इज p² - q²। डाल दिया ABC का वैल्यू। अब मेरे को ये बताओ 6 का स्क्वायर कितना होता है, सर जी 36, 9 4 जा 36। देखो 36 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, हमारी कैलकुलेशन बड़ी मस्त होने वाली है। p² कॉमन मत ले लेना, p² कॉमन नहीं है, उसमें से कुछ माइनस हो रहा है, 36 एज ए फैक्टर लगा हुआ दोनों के साथ। तो मेरे बच्चे यहाँ से 36 कॉमन आ गया। जैसे आपने 36 कॉमन लिया, आपके पास यहाँ बच रहा है p² और दूसरे बच रहा है माइनस, ठीक है, माइनस का ध्यान रखना, यहां बच रहा है माइनस और अंदर ब्रैकेट में है p² - q²। माइनस का ध्यान रखना, माइनस की गलती नहीं लगनी चाहिए। अब करो ब्रैकेट ओपन, तो ये माइनस जस्ट अ मिनट, यहां हो गया प्लस q², ये दोनों कैंसिल, 36 q², ये भाई d आ गया, देखो परफेक्ट आ गया ये d, बड़ा मस्त। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 6q²। ओके, तो अब d आ गया, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने पहले बता दिया, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac जो लिखा था उसको आप d लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2a। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज b हेयर, यस सर, तो b इज -6p, तो यहां पर 6p हो जाएगा, प्लस माइनस d आपने निकाला 6q² डिवाइड बाई 2a, सर व्हाट इज a इज 9। कैलकुलेशन करनी है थोड़ी सी, 6p ये परफेक्ट है, ये 6q रह जाएगा अपॉन 18। यू कैन सी 6 ऊपर से कॉमन आ रहा है और 18 को कैंसिल कर रहा है, तो आपका आ रहा है p प्लस माइनस q डिवाइड बाय 18, 6 से कैंसिल हो जाएगा तो इट इज 3। तो यू हैव टू ऑप्शंस, p प्लस q बाई 3 और p माइनस q बाई 3, ये आपकी x की वैल्यू। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है भाई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीख रखा है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सीख रखा आपने। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में कई बार हमें कंफ्यूजन होती है इसको अरेंज करने में, तो भाई क्वाड्रेटिक वाला तो है ही है, डी निकालो अपने आप वो सिंपल ही बनता है, ठीक है। चलिए नाउ द क्वेश्चन नंबर 7th, स्टैट से आ गया, बहुत सिंपल है। इसमें आपको इन शॉर्ट मीडियन फाइंड करना है, और जो मीडियन आएगा उसको बताना भी है मीडियन क्या हमें बता रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि देयर आर 250 स्टूडेंट्स, एक कंपटीशन उनका हो रहा है जंपिंग का, लॉन्ग जंप का कंपटीशन हो रहा है, ठीक है, 250 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया उसमें। तो मीडियन जो आएगा उसके बारे में फिर बताना कि उसका क्या मतलब निकल के सामने आ रहा है। तो भाई मीडियन आपने सीख रखा है, ग्रुप डेटा का मीडियन हम कैसे फाइंड करते हैं, हमें उसके लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, दैट इज CF। यह आपकी फ्रीक्वेंसी है, ये आपकी क्लास इंटरवल आ गई, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, एक ही कॉलम इसमें बनाना होता है, तो आप वो बना लो पहले। यहाँ पर 40 आ गया, इनको प्लस किया सर 120 आ गया, फिर इसमें प्लस किया ये 182 आ गया, फिर इसमें प्लस किया 1, इसमें प्लस किया 38, 8 and 2 0, 3 and 8 11 2, ठीक है, 220 आ गया।
उसके बाद इसमें प्लस कर दिया, ये आ गया 250। भाई जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो सेम ही आएगा, देखो 250 आ गया। तो निकालिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके बाद क्या प्रोसेस है, हमें फाइंड करना होता है हाफ ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यानी यू हैव टू फाइंड नाउ n/2। यहां लिख रहा हूं मैं n/2, मिड में जाना है ना, मीडियन फाइंड करना है, तो मिडल हमें वैल्यू चाहिए होती है। तो 250 का हाफ करो तो आपको मिला 125। तो इसके बाद आपको लिखना होता है द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन दिस n/2, दैट इज 125। 125 से जस्ट ग्रेटर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन है डेटा में? 125 से जस्ट ग्रेटर सर 182। फॉर्मूले में इसका कोई रोल नहीं है, बट ये 182 आपको क्या देता है? आपको ये वो क्लास इंटरवल देता है जिसके अंदर मीडियन छुपा हुआ है। भाई 2, 3 के अंदर मीडियन छुपा है, इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है और इसके ऊपर वाली CF चाहिए होती है। ठीक है, दैट्स ऑल। तो यहां पर आ गया आपका 182। तो उसके बाद आप बता सकते हैं उसको कि मैंने मीडियन क्लास फाइंड कर ली सर। तो मीडियन क्लास कितनी आई? 182 के सामने 2 to 3। इससे फिर अब सारी चीज़ें आ गई, क्या क्या? एक तो लोअर लिमिट आ गई 2, क्लास साइज हमें पहले का पता चल रहा है 1 का चल रहा है, और फ्रीक्वेंसी इस मीडियन क्लास के सामने फ्रीक्वेंसी 62। ठीक है, और क्या चाहिए होता है? CF इसके ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज 120। ठीक है, अब डाल दो मीडियन के फॉर्मूले में सारी वैल्यूज। मीडियन का फॉर्मूला भाई आना चाहिए, वो नहीं आता है तो फिर गड़बड़ है। n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, सारी वैल्यू इसमें डालो। व्हाट इज लोअर लिमिट? सर इट इज 2। n/2 जो हाफ निकाला आपने 125, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 120। याद रखना ये कभी भी नेगेटिव नहीं आता, n/2 माइनस CF। n/2 हमेशा बड़ा होता है CF से, ये याद रखेगा। बच्चे गलती से 182 यहाँ लिख देते हैं, फिर माइनस में कैलकुलेशन करते हैं। नो, n/2 हाफ ऑफ द ऑब्जर्वेशन हमेशा बड़ा होगा जो यहां पे CF लिख रहे हो। इट कैन नॉट बी नेगेटिव, नेवर। फ्रीक्वेंसी क्या थी? 62। क्लास साइज कितना था? क्लास साइज हमारा आ रहा है 1 का। बस इसको आप कैलकुलेट करो बच्चे मेरे। तो हेयर यू हैव टू राइट डाउन, 2 में कुछ प्लस हो जाएगा, ये डेसिमल में आ जाएगा। 125 और 120 को माइनस किया तो 5/62। ठीक है, तो 2 प्लस, अब इसको करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 लगाया तो 1 पॉइंट लग गया, 0 से बात बनी नहीं, फिर आपको 1 0 और लगाना पड़ा, फिर यहाँ 0 आ गया। अब 62 को आपने इससे इंटू करना है तो लगभग 8 से ये चला जाएगा, तो यू कैन राइट इट 0.08। तो ये आ गया आपका 2.08, दैट्स ऑल। तो एक पार्ट तो हो गया, ये मीडियन आ गया। अब इस मीडियन को इंटरप्ट करना है कि इसका क्या मतलब है। भाई इसका ये मतलब है 50% स्टूडेंट्स, ठीक है, 2.08 मीटर से कम जंप कर रहे हैं, और इससे और 50% से ज़्यादा, मतलब 2.08 से ज़्यादा 50% जंप कर रहे हैं, यानी 50% मिडिल मोस्ट उसका एवरेज है बच्चों का। यानी 2.08 एक ऐसे बच्चे का जंप है जो मिडिल में आ रहा है। ठीक है, इसको आप 2-3 तरह से बता सकते हो। नंबर 1 यही जो मैंने पहले बोला कि 2.08 मीडियन टेल्स अस दैट 50% of the students jump more than 2.08 and 50% jump less than 2.08 मीटर। बस ऐसे स्टेटमेंट लिख देनी आपको। ठीक है, चलिए, तो ये था एक छोटा सा क्वेश्चन जिसमें आपको मीडियन ही फाइंड करना था। इंटरप्ट वाली एक लाइन जरूर लिख लेना जो मैंने आपको बताई अभी, फिर ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 मेरे बच्चे कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। रफली डायग्राम बना के दिखा देता हूं ये कंस्ट्रक्शन कैसे बनती है। जब ये चैप्टर में आपको कराऊंगा तो प्रॉपर आपको डायग्राम में सिखा दूंगा। ठीक है, कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60। पहले तो 4 सेंटीमीटर कंपास ओपन करनी है, तो एक सर्कल बना दिया आपने, बन गई सर्कल। अब जो 2 टेंजेंट आपको बाहर से बनाने ना वो 60 डिग्री पर होने चाहिए। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, स्केल से कोई भी एक रेडियस बना देना है। बना दिया रेडियस। फिर आपको पता है जो टेंजेंट और रेडियस का रिलेशन है वो 90 डिग्री का होता है, परपेंडिकुलर होते हैं। तो यार ये जो आपने रेडियस बनाया ना AO, तो O पॉइंट पे आपने कंपास की हेल्प से 90 डिग्री का एंगल बना देना है। दैट यू नो हाउ वी कैन मेक इट। तो यहां पर ऐसे 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा लाइक दिस। ठीक है, फिर आपको यह भी पता है यार यहां 90 डिग्री का एंगल बना, और दूसरा जो रेडियस होगा वहां भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा,
और साथ में अगर सर्कल चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि अगर आपके दो इस तरह से टेंजेंट है तो इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ये सप्लीमेंट्री होते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी है इस पेपर में। इस एंगल और इस एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो ये वाला एंगल आपको 60 ही चाहिए, क्योंकि उसने बोल रखा है कि 60 डिग्री पे दोनों टेंजेंट्स बनाने। ये एंगल आपको 60 ही चाहिए, तो इसका मतलब जो सेंटर में एंगल बनेगा वो 120 का होगा। तो भाई आपने कंपास से यहाँ 120 का एंगल बना लेना, कंपास से यहाँ पे 120 का एंगल बना लेना, ठीक है। दैट यू नो हाउ वी कैन ड्रॉ। तो रफली थोड़ा बता रहा हूँ, 2 आर्क लगानी होती है, कंपास अपनी इच्छा से खोल के सूटेबल 2 आर्क लगानी होती है, यहाँ 120 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो ये एंगल आपका 120 डिग्री का है। तो ये जो पॉइंट नया क्रिएट हुआ ना, यहाँ फिर से 90 डिग्री का एंगल बना दो, फिर से 90 डिग्री का एंगल बना दो, फिर से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, वो लाइन ऐसे जाएगी, ये दोनों टेंजेंट यहाँ पे मिल रहे होंगे, ये एंगल 60 डिग्री का ही होगा। दैट्स ऑल। तो अभी तो मैं भी आपको इतना क्लियर नहीं हुआ होगा, जब मैं चैप्टर कराऊंगा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे इसको करना होता है। आई थिंक आपको एक रफ आइडिया पता चल गया कि ये टेंजेंट कैसे बनते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अगेन ये स्टैट चैप्टर से आ गया, बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ इसमें मीन फाइंड करना है। अब मीन के आपने 2 मेथड सीख रखे हैं स्टैट में, डायरेक्ट मेथड एंड अज्यूम्ड मीन मेथड। कोई भी लगाओ, बट इस क्वेश्चन में मैं सजेस्ट करूंगा डायरेक्ट मेथड लगाओ, क्योंकि यहाँ बहुत सिंपल है ये। आपको इसके लिए पहले एक्सआई वाला कॉलम बनाना पड़ेगा, मिड वैल्यूज, ये आपकी क्लास इंटरवल है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। आपको मिड वैल्यूज निकालनी पड़ेगी जो क्लास इंटरवल से आपको मिल जाती हैं, इनका एवरेज लेना होता है, दोनों का सम डिवाइड बाई 2। 0 40 का सम डिवाइड बाई 2, सर जी 20 आ गया। इसके आगे आप जल्दी से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक फिक्स्ड जंप चल रहा है, रेंज चल रहा है 40 का। यहाँ पे 60 आ जाएगा, फिर 40 इसमें ऐड किए, यहाँ पे 100 आ जाएगा, फिर 40 ऐड किए, यहाँ पे 140 फिर 40 ऐड किए, यहाँ पे 180 आ गया। तो डायरेक्ट मेथड में क्या है, एक एफ और एक एक्सआई, इनको बस मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप छोटा सा एक फॉर्मूला है वो लगा सकते हैं। बच्चे इनको मल्टीप्लाई करो, 12 2 ज़ा 24, यहाँ आ गया 6 2 ज़ा 12, 2 0, फिर आ गया 3500, यहाँ पर आ गया ये 14 3 ज़ा होता है 42, ठीक है, 484200, फिर आ गया ये 23 और 18। तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 23 और 18 को, 8 3 ज़ा 24, सर जी 2 कैरी, 8 2 ज़ा 16, सर जी 18 हो गया। सर जी 1 से किया 3 और 2, सर 4 1 एंड 4 1 4, और 0 भी लगानी पड़ेगी आपको, 4 1 4। भाई इनको आगे प्लस कर लेना। ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ कि मीन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, समेशन एफ आई एक्स आई, ठीक है, सॉरी फॉर दिस, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई, यानी जो टोटल इसका सम आएगा ना, ये कर लेना यार, अभी मैं करूँगा टाइम लग जाएगा, आप इसको प्लस कर लेना और फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेना। बस इनका जो 2 का सम होगा, बस आपने यहाँ पर इनको डिवाइड करना है, जो भी आएगा दैट योर मीन। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये सभी बच्चे यार डायरेक्ट मेथड तो कर ही सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अब आ गया ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि बहुत मस्त क्वेश्चन है। ये दोनों पार्ट हम करके दिखाएंगे, बड़े ही प्यारे हैं, एनसीईआरटी से सीधा उठ के आ गए। देखो, 2 वर्टिकल पोल ऑफ डिफरेंट हाइट आर स्टैंडिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर। 2 पोल खड़े कर दो आमने सामने, उनकी हाइट डिफरेंट है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है। The angle of elevation of the top of the first pole from the foot of the second pole is 60 degree and the angle of elevation of the top of the second pole from the foot of the first pole is 30 degree। यहाँ बच्चों को कन्फ्यूजन क्या होती है कि 30 डिग्री कहाँ लेना है, 60 डिग्री कहाँ लेना है। क्वेश्चन तो समझ में आ जाता है, तो भाई ऐसा क्वेश्चन में अगर कन्फ्यूज हो तो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। सुनो, सबसे पहले तो आप 2 पोल बना दो, एक ये छोटा वाला बना दो, एक ये बड़ा बना दो। 2 पोल बना दिए, इनके बीच का डिस्टेंस आ गया जो भी दे रखा है, इट इज़ 20 मीटर, ठीक है। फर्स्ट पोल आपका ए बी आ गया, सेकंड पोल आपका सी डी आ गया, इनके बीच का डिस्टेंस आपका 20 मीटर आ गया। अब यहाँ कन्फ्यूजन होती है 30 कहाँ लें 60 कहाँ लें। इतनी चीज़ क्लियर है ना स्टेटमेंट से कि एक के फुट से देख रहे हैं दूसरे के टॉप को। मानो छोटे वाले जो टॉवर है उसके फुट से मैं टॉप ऑफ द टॉवर देख रहा हूँ, जो बड़ा वाला टॉवर है, और दूसरे के फुट से दूसरे के टॉप पे देख रहे हैं। लो भाई, कैसा भी समझ लो, दूसरे वाले से पहले वाले टॉप को देख रहे हैं, कैसा भी सोच लो। स्टेटमेंट होगी, बट 30 डिग्री 60 डिग्री कहाँ लेना, सुनो ध्यान से मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों, ध्यान से सुनो। जो बड़ा वाला टॉवर होता है ना, उसके साथ बड़ा एंगल बनता है,
बस ये याद रखो, जो बड़ा वाला टॉवर है उसके साथ बड़ा एंगल बनेगा। तो भाई यहाँ पर बड़ा एंगल आएगा। अब देख लो वहाँ पर एंगल कितने कितने डिग्री के हैं, एक 30 का एक 60 का है, तो भाई यहाँ पर आपका एंगल जो है बड़ा वाला आएगा 60 डिग्री। और जो छोटा टॉवर है जिसकी हाइट कम है उसके साथ छोटा एंगल बनता है, तो ये भाई साहब आपका 30 डिग्री का आएगा। लो भाई हो गया। अब दोनों टॉवर की आपको हाइट फाइंड करनी है और उनका डिफरेंस, तो डिफरेंस फाइंड करना है। तो पहले हाइट निकालेंगे फिर माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर बहुत सिंपल है, दोनों ट्राइंगल लो 1/1। तो इन राइट ट्राइंगल ए बी डी में 30 डिग्री वाला है, तो ये अप्लाई है tan 30 डिग्री। हाइपोटेन्यूज का कोई रोल नहीं है, तो tan 30 इसके अपोजिट है ए बी और बेस है इसका 20। tan 30 का वैल्यू 1/√3, इट इज़ ए बी बाई 20 एंड ए बी इज इक्वल टू यू कैन राइट 20/√3। अब इसको कुछ मत करना क्योंकि ये नहीं चाहिए आपको, इनका डिफरेंस चाहिए, इसको ऐसे रहने दो, रैशनलाइजिंग बाद में देखते हैं। अब दूसरा पार्ट लो, सी डी बी, दूसरी ट्राइंगल इज सी डी बी, इसमें है tan 60 डिग्री। बच्चे tan 60 डिग्री साइड अपोजिट टू 60, सर इट इज सी डी अपॉन बेस, सर इट इज 20। 60 डिग्री का वैल्यू √3, सी डी बाई 20। सी डी कितना आ गया सर, इट इज 20√3। निकल गया सी डी। हमें चाहिए डिफरेंस। अब बड़े में से छोटा टॉवर माइनस करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा। तो जो रिक्वायर्ड डिफरेंस है वो कितना आएगा सर, बड़ा वाला मेरे पास आ गया 20√3 और छोटा वाला है 20/√3। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो सिंप्लीफिकेशन में एक तो पहले 20 कॉमन लो आप, यहाँ बचेगा √3, यहाँ बचेगा 1/√3। ठीक है, 20 कॉमन है, इसका अब लो एलसीएम √3 3 हो जाएगा -1, ये बनेगा 20 × 2/√3। अब करो रैशनलाइजिंग, ऊपर 40 आ गया ना, डिवाइड में √3, इसके साथ रैशनलाइजिंग करो 40√3 डिवाइड बाई 3, 40/3। अब देखो क्या √3 का वैल्यू गिवन है, यस इट इज़ गिवन 1.73। इसका मतलब वो एग्जैक्ट हाइट चाहता है, तो जब भी √3 का वैल्यू गिवन है तो आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो 1.73 डालो, आगे आपका काम है इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करो, यू विल गेट योर द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द टू टॉवर। ये था इसका पहला पार्ट। 10th का सेकेंड पार्ट ये रहा, देखो इसको कैसे करेंगे। अब वाई 1.7 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग। ऐसा आपने एनसीईआरटी में बहुत बार देखा है। ये आपका बॉय आ गया जी, इसका नाम ए बी रख लेते हैं, इसकी हाइट है 1.7 मीटर, 50 मीटर अवे फ्रॉम ए बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग से ये 50 मीटर दूर खड़ा हुआ है। लो भाई ये 50 मीटर दूर हो गया। अब यहाँ पे एक बिल्डिंग बना दो, इसका नाम पी क्यू रख लेते हैं, हो गया डायग्राम। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम इज आईज, भाई ए से आपने पी को देखना है, इसकी आई से आपने टॉप के टॉवर को देखना है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन की लाइन बनानी पड़ेगी, यहाँ पे 60 डिग्री आ गया। डन, हो गया डायग्राम। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, भाई पी क्यू का हाइट फाइंड करना आपको, ये टोटल बहुत सिंपल है मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों। ये आपका 1.7, तो ये भी 1.7 हुआ, इतना पार्ट तो बिल्डिंग का आ भी गया 1.7। अगर ये 50 है तो ये बेस भी कितना होगा सर, ये भी 50 होगा। तब आपको क्या करना है यार, इस ट्राइंगल में tan लगाना है, बस ये वाला पार्ट निकालना है और दोनों को प्लस कर देना है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, थोड़ी सी फिलॉसफी लिख लेना कि पी क्यू इज़ अ टावर, ए बी इज़ अ बॉय, एंगल इतना है, ये 50, सब छोटी मोटी चीज़ें लिख लेना स्टार्टिंग में, तो उसके मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो इन राइट ट्राइंगल पी, इसका नाम रख लेते हैं यहाँ पे आर, PRA। अब बताइए यहाँ पे कौन सी रेशो, tan 60 अपोजिट टू 60 सर PR अपॉन बेस, सर ये तो 50 दे रखा है, tan 60 का वैल्यू √3, तो भाई PR आ गया ना आपके पास डायरेक्ट। व्हाट इज दैट सर, इट इज़ 50√3 मीटर। तो PR और 1.7 बस इनको प्लस कर दो। हाइट ऑफ द जो बिल्डिंग है दैट इज PR प्लस RQ। PR आपने अभी निकाला दैट इज 50√3 और ये पहले से 1.7। यहाँ पर कुछ नहीं करना यार, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1.73 इसकी वैल्यू डालनी है, बस इनको आपने आगे सिंप्लीफाई कर देना। ठीक है, इतना आप कर लेना, दैट यू कैन डू। क्वेश्चन नंबर 11th, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न हो सकती है, हमें कन्फ्यूज़न ये हो सकती है, यहाँ पर लिखा है वर्ड एक शेल। देखो सफेरिकल शेल का मतलब सफ़ेर तो है लेकिन वो सॉलिड नहीं है, सॉलिड इन द सेंस अंदर से वो हॉलो है। यहाँ वर्ड सॉलिड लिखा होता है ना तो वो एम्प्टी नहीं होता, हॉलो नहीं होता। शेल है, शेल मतलब हॉलो है, ये याद रखें, हॉलो है। इसका जो वॉल्यूम आपको यहाँ पे निकालना है उसका खास ख्याल रखना है, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन क्या है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियई
दे आर गिवन 3 and 5। इट इज़ मेल्टेड, उस शेल को मेल्ट किया और आपको एक सॉलिड, देखो सॉलिड बना दिया, तो ये हॉलो नहीं होगा। फिर जो चीज़ सॉलिड वर्ड यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो हॉलो नहीं है। सिलेंडर ऑफ डायमीटर 14, सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया, उसका डायमीटर दिया है, रेडियस इसका 7 हो जाएगा। हाइट ऑफ द सिलेंडर फाइंड करना है, उसके बाद टोटल सरफेस एरिया, तो हाइट तो निकालनी पड़ेगी टोटल एरिया के लिए, तो हम पहले हाइट निकाल लेते हैं। मेरे बच्चे कन्वर्जन ऑफ सॉलिड का हमने टॉपिक पढ़ रखा है। एक सॉलिड जब दूसरे सॉलिड में जा रहा है, ठीक है, उसमें लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सेकंड सॉलिड, बस ये लिखना है। तो यहां पर आपको थोड़ी सी डायमेंशंस पहले लिख लेनी है। रेडियस, एक्सटर्नल रेडियस, नॉट रेडियस, एक्सटर्नल रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल बताइए, जिसको हम कैपिटल आर से लिख लेते हैं, वो हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। इंटरनल रेडियस, इंटरनल रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल, जिसको हम स्मॉल आर से लिख लेते हैं, दैट इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सब लिख लेना आपने अच्छी अच्छी राइटिंग में। एक्सटर्नल रेडियस, इंटरनल रेडियस, अब यहाँ पे वॉल्यूम आप निकाल सकते हो। बट मैं आपको हमेशा ये बताता हूँ, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड का जो भी टॉपिक है, जो दो वॉल्यूम आपको इक्वेट करने हैं ना, उनको इक्वेट करते हुए लेके चलना है। ऐसा नहीं कि पहले इसका वॉल्यूम निकालो, फिर उसका वॉल्यूम निकालो, फिर इक्वेट करो, फिर कुछ कैंसिल करो। नो, यहाँ देखते जाओ। पहले सिलेंडर का भी मैं रेडियस लिख लेता हूँ। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल सॉलिड, तो उसको हम R1 से डिनोट कर लेते हैं, रेडियस दैट इज 7 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पे लिखो, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल, ये किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। जितना शेल का वॉल्यूम होगा उतना सिलेंडर का होगा। अब शेल का वॉल्यूम कितना है? एक्सटर्नल वॉल्यूम, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। डायरेक्ट में ये फॉर्मूला लिख सकता हूं, वही फॉर्मूला यहां मैं बना के दिखा रहा हूं। और सिलेंडर का वॉल्यूम दैट यू नो पाई आर स्क्वायर एच, यहां पर हम इसको R1 रखा हुआ रेडियस। एक्सटर्नल वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम बताओ, 4/3 पाई आर क्यूब, आर लेना बड़ा वाला एक्सटर्नल वॉल्यूम, माइनस 4/3 पाई आर क्यूब, अब लेना छोटा इंटरनल। ठीक है, अभी वैल्यूज बाद में डालते हैं। अब देखो नोटिस करो, एक्सटर्नल और इंटरनल में क्या कॉमन है? 4/3 पाई, पीछे क्या बच रहा है? आर क्यूब माइनस आर क्यूब। ये ध्यान रखें आप। ये मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, बट कई बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं होता, तो ऐसे मैंने आपको बता दिया। देखो यहाँ पे पाई पाई आपका कैंसिल हो गया। अब डालो यहाँ पे वैल्यू। आप इसको आइडेंटिटी भी लगा सकते हो, आर क्यूब और आर क्यूब की जो आइडेंटिटी वो भी लगा सकते हो अगर बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं। बट यहाँ पर ये बहुत छोटे नंबर है। आर आपका दे रखा है बड़ा वाला 5 और छोटा वाला 3 है, तो दैट यू कैन डू 5 का क्यूब और 3 का क्यूब ही करना है। और रेडियस कितना है इसका सिलेंडर का? दैट इज 7, हेयर 7 का स्क्वायर। तो हाइट यहाँ से आ ही जाएगी बच्चे मेरे। तो 4/3, 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 27, ठीक है, और यहां पर आपके पास 7 का स्क्वायर। तो यू हैव टू फाइंड हाइट फ्रॉम एयर। 4/3 सर जी 125 में से 27 कैसे माइनस करें? यार ऐसे लिख लो अगर माइनस करना नहीं आता तो। 15 में से 7 सर जी 8, मैं तो ऐसे करता हूं कि गलती ना लगे, आप भी ऐसे करो एग्जाम में बड़ा प्रेशर होता है। 15 में से 7 8, यहां पर बच रहे हैं 1, 11 में से 2 गया सर जी 9, लो भाई 98 लिख दिया मैंने। ठीक है, डायरेक्ट कर सकते तो डायरेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखो इसको 7 × 7, 49 मत बनाना, बना भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कुछ नंबर ही ऐसा बन गया तो लेट अस इसको 49 बना ही देते हैं, एंजॉय करते हैं, क्योंकि ये कैंसिल हो रहा है ना, कितना मजा आ गया। इट इज़ 8/3, तो भाई हाइट आ गई 8/3। इसको आप डेसिमल में लेके जा सकते हो और लेके जाना, ठीक है, एग्जैक्ट हाइट आपको पता चल जाएगी। अब देखो यहाँ पे आगे हमें क्या पूछा हुआ है? नेक्स्ट हमें पूछा है टोटल सरफेस एरिया, जो सॉलिड बनाया इसका टोटल सरफेस एरिया, इन दोनों बेस भी इंक्लूड करने इसमें। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सर जी 2πRh होता है लेटरल, इसमें 2 सर्कल ऐड करनी है, 2πr²। इनमें कुछ कॉमन ले लो, 2π कॉमन है, r भी कॉमन है, यहां बच रहा है h, यहां बच रहा है r। सिलेंडर का रेडियस मैंने R1 से लिखा है तो आप R1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाइट हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली है, बस आपको इसमें वैल्यूज डालनी है, आपको इसमें वैल्यूज डालनी है बस मेरे बच्चे। 2π यू कैन टेक 22/7, रेडियस हमने ऑलरेडी रखा है 7, हाइट हमने अभी फाइंड की 8/3, रेडियस है हमारा 7। ये काम अब आगे आपको करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। इनको यार प्लस और मल्टीप्लाई कर लेना, इतना आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था ये, ठीक है, 11th वाला।
क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स कॉन्टैक्ट। स्टेटमेंट जो लिखी है आराम से पढ़ लो, मैं इसको डायग्राम से समझाता हूँ कि क्या मतलब है इसका। इसके बाद चॉइस वाला क्वेश्चन भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये जो इसके साथ चॉइस आ रखी है आपके एनसीईआरटी की एग्जाम्पल है ये। तो पहले हम ये वाला पार्ट करते हैं। देखो इस पार्ट में क्या बोल रहा है कि देयर इज अ सर्कल, यहाँ पे दो टेंजेंट्स बना दिए गए हैं, बाहर किसी पॉइंट से बना दिए, इसका नाम पी ए रख लेते हैं, इसका पी बी रख लेते हैं, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को रेडियस से भी ज्वाइन कर दिए। तो आप बोलेंगे सर इतना कुछ तो लिखा नहीं है, ध्यान से पढ़ेंगे। टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, लो भाई दो टेंजेंट बना दिए, ये लिखा ना इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी इन रेडियस की बात कर रहा है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जब रेडियस को ज्वाइन करेंगे वहां भी एक एंगल क्रिएट होगा। देखो एंगल ओ बन रहा है, ए ओ बी, ये वाला एंगल, और जो दोनों टेंजेंट्स ने आपस में एंगल बनाया, ये दोनों एंगल का सम 180 प्रूव करना आपको। क्वेश्चन बहुत ईजी है, स्टेटमेंट में कई बार कंफ्यूजन होती है। आई होप अब आपको समझ में आ गया। देयर आर टू टेंजेंट्स, उनके बीच में एक एंगल और दो रेडियस के बीच में जो एंगल आ रहा है, इन दोनों का सम आपको 180 प्रूव करना है। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180। तो एंगल पी एंगल ओ का सम आपको प्रूव करना है। यहां ध्यान रखें इस टाइप के क्वेश्चन में गिवन, टू प्रूव, अगर कोई कंस्ट्रक्शन हो तो वो सब लिख लेना है। गिवन यू कैन राइट टू टेंजेंट्स टू द सर्कल एंड द रेडियाई ए ओ ओ बी, ठीक है, ये सब आप गिवन होएगा विद द सर्कल सेंटर ओ। टू प्रूव में आप ये लिखेंगे एंगल P प्लस एंगल O हमें 180 प्रूव करना है, दे आर सप्लीमेंट्री। कंस्ट्रक्शन इसमें कोई है नहीं है तो नो नीड टू राइट डाउन, सीधा आप प्रूफ पे चले जाओ। मेरे बच्चे इसका प्रूफ बहुत सिंपल है। आप नोटिस करेंगे इस डायग्राम में PAOBP ये एक क्वाड्रिलेटर बन गया। अब क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री, बस वही लगाना है यहां पर। तो यू कैन राइट इन क्वाड्रिलेटर PAOB सम ऑफ ऑल द एंगल, सम ऑफ 4 एंगल्स इज 360, यानी ये जो एंगल P है एक एंगल A की पोजीशन पर है, एक एंगल O है, एक एंगल B की पोजीशन पर है, ये कितना हो गया 360 डिग्री। कैन यू टेल मी एंगल A एंड एंगल B? यस, बोथ आर इक्वल एंड दे आर 90 डिग्री। वाई 90 डिग्री? अरे भाई रेडियस और टेंजेंट में क्या रिलेशन है, रेडियस और टेंजेंट आपस में 90 डिग्री पर होते हैं। तो भाई ये वाला और ये वाला एंगल कितना है 90, यानी ए और बी एंगल 90 के हो गए। तो ए और बी 90 के हो गए तो यहां पर इनको 90 90 लिख लेंगे, ये भी 90 और ये भी 90, उधर है 360। भाई 90 90 कितना होता है 180, 180 360 में से जाएगा तो क्या बचेगा 180। दैट्स ऑल, डायरेक्ट लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। हैंड्स प्रूव्ड, बस यही बताना था। दे आर सप्लीमेंट्री एंगल, छोटा सा है, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो इसके नेक्स्ट वाला पार्ट, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। कंफ्यूज करता है, कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल वे में मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चन कैसे करना है। पहले देखो टू टेंजेंट्स हैं TP TQ टू द सर्कल सेंटर उसका हुआ है एक्सटर्नल पॉइंट से बताया गया। देखो देखो ध्यान से देखो, देयर इज अ सर्कल, बाहर से कोई टेंजेंट ले आओ उसके ऊपर, दो टेंजेंट, एक आप यहां बना दीजिए, दूसरा आप यहां बना दीजिए। T पॉइंट से आप ले के आए हैं टेंजेंट्स, जो एक पॉइंट यहां पर है, मानो ये P हो गया, ये Q हो गया, ठीक है, दो टेंजेंट बना दिए, इसका सेंटर है O, ये आपका सेंटर आ गया O, ठीक है, आपका नहीं सॉरी सर्कल का आ गया मजाक कर रहा हूँ, सर्कल का सेंटर आपका O आ गया। आपको ये चीज़ प्रूव करनी है। अब ये क्या चीज़ है, एंगल PTQ, ये एंगल किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ OPQ, ट्वाइस ऑफ OP, यानी ये ड्रॉ करना पड़ेगा, दिस OP, फिर Q वाले बनाना पड़ेगा, ये भी बनाना पड़ेगा, ये वाला एंगल, यानी ये वाला एंगल डबल है इस एंगल से। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इतना ही ईजी भी है। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, क्या क्या लिख लेना आपने, गिवन लिख लेना है, टू प्रूफ सामने दिख रहा है, कंस्ट्रक्शन अभी देख लेते हैं इसमें, ठीक है, प्रूफ पे आ जाओ। तो पहले कंस्ट्रक्शन देख लें। तो यहां पर आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं, नो कंस्ट्रक्शन, डायरेक्ट हो जाएगा। देखो इधर सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो है ना OP और T, ये बड़ा एंगल ले रहा हूं मैं भी, ठीक है, OPT ये 90 डिग्री का है, एंगल OPT ये 90 डिग्री का है। क्यों, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। देखो ना ये टेंजेंट चल रहा है और ये रेडियस चल रहा है, ये एंगल 90 डिग्री के बनाते हैं। तो OPT में ले लिया 90 डिग्री, हो गया 90 डिग्री।
अब इस एंगल को ब्रेक करो, क्योंकि इस पॉइंट पे दो एंगल बन रहे हैं। एक एंगल वो जो आपको प्रूव करना है, जिसमें आपको आना है OPQ, तो इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं। एंगल OPQ प्लस एक ये वाला एंगल, इसका नाम रख लो TPQ। TPQ, क्योंकि ये एंगल सम ऑफ टू है, सामने दिख रहा है डायग्राम में, इक्वल टू 90 डिग्री। डन। अगर आपको TPQ से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इसको नंबर 1 दे सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। इस एंगल का नाम 1 दे दिया, ऐसा लिख लो, थोड़ा सा इजी रहता है देखने में। दैट्स ऑल। ठीक, यहां से आप एंगल 1 का वैल्यू निकाल लो, क्योंकि आपको चाहिए नहीं, इसको बाद में हम रिप्लेस कर देंगे। ये बचे इस क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप हो गया एक तरह से, कि हमने एक एंगल लिया OPT, उसको दो पार्ट में ब्रेक किया, एक एंगल हमने 1 रखा और एक एंगल हमारा वही है OPQ जो हमें रिलेशन में चाहिए। तो एंगल 1 किसके बराबर आ गया? 90 माइनस एंगल OPQ। डन। इसको संभाल के रखो। दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, ये जो आपको ट्राइंगल दिख रही है TPQO, इस ट्राइंगल में टोटल है 3 एंगल। एक एंगल 1 है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये। इन तीनों का सम कितना है? 180। दूसरा स्टेप आपने ये लेना है, इन ट्राइंगल TPQ तीनों एंगल का सम। एक एंगल T पॉइंट पे, एक एंगल आपका 1, इसको मैं 1 ही लिख रहा हूं, और एक एंगल आपका Q पोजीशन पे, इसको मैं 2 दूंगा नाम। तीनों का सम 180। अब यहां आपने नोटिस रखना है, ध्यान रखना है, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों बराबर है भाई? ये साइड और ये साइड ट्राइंगल की बराबर है, अभी पीछे क्वेश्चन भी आया। तो इस साइड के अपोजिट वाले एंगल वो भी तो बराबर होंगे, तो 1 और 2 भी तो बराबर है। थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकते हो, अगर आपको एक्सप्लेन करना है यहां पर आप लिख सकते हो, हेयर जो आपकी TP और TQ है, ये दोनों बराबर हैं इस ट्राइंगल में। ये मैं आपका रीजन भी यहां पे दे रहा हूं, TP और TQ बराबर हैं इस ट्राइंगल में, देयरफॉर एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होगा। ठीक है, लो भाई ये रीजन दे दिया, फिर इसको लिखने की जरूरत नहीं। डन। अब 1 और 2 क्योंकि इक्वल हैं, तो भाई क्या मैं 2 की जगह फिर 1 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या मैं इसको ट्वाइस ऑफ 1 नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब ये वाला जो 1 का वैल्यू है, ये वहां से उठाओ जो आपने निकाल के रखा था, 90 माइनस दैट एंगल जो आपको चाहिए, 90 माइनस विच एंगल जो चाहिए, OPQ। बस अब क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, जो रिलेशन है वो डायरेक्ट बन जाएगा। तो मेरे बच्चे यहां पर आपके पास आ जाएगा 180, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ट्वाइस ऑफ OPQ, यहां है आपका 180 आपका कैंसिल हो जाएगा। एंगल T, ये माइनस वाली टर्म उधर ले जाओ, इट इज 2 टाइम एंगल OPQ, हैंस प्रूव्ड। सिंपलेस्ट वे में आपको ये मैंने समझा दिया। इस एंगल को ब्रेक करना है, फिर ट्राइंगल लेनी है, तीनों का सम 180 है, 1 और 2 बराबर है, 1 में चले जाना है, 1 का वैल्यू डालना है, रिलेशन आ जाएगा। ओके, ये आपकी सर्कल की NCERT की एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। ओके डियर, चलिए 2 टेंजेंट्स ये हो गया, ये वही लिख दिया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13, ये है आपका केस स्टडी बेस्ड, जो कि बहुत सिंपल है। आप इसकी थ्योरी बड़े आराम से पढ़ लो, इसमें क्या लिख रखा है। जो भी इसमें थ्योरी है उससे जो डायग्राम निकल के सामने आएगी, मैं आपको उस डायग्राम में लेके जा रहा हूँ। पहले यहाँ पे देखें कि एक गार्ड है, ठीक है, वो किसी टावर के ऊपर बैठ गया, उस टावर की हाइट है 240। ये मोटी मोटी बातें ध्यान से समझो। और वो एक बोर्ड को देख रहा है उसकी तरफ आते हुए, ठीक है, और उसने बोर्ड को किसी इंस्ट्रूमेंट, जिससे हम एंगल मेजर करते हैं, क्लिनोमीटर बोलते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट से उसने देखा कि उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है उस बोर्ड के लिए, जो उसकी तरफ आ रही है 30 डिग्री। टावर की हाइट समझनी है, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन है इसके अंदर, दो बातें हैं, ठीक है। दूसरा यहां पर बता रहा है यार, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोर्ड फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वर। बोर्ड और टावर के बीच में डिस्टेंस निकालना है। पहला पार्ट आपका ये, उस टाइम पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री लेना है। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, आफ्टर 10 मिनट्स। अब 10 मिनट्स आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, यहाँ इसका कोई रोल नहीं है, बस ऐसे बोला उसने 10 मिनट के बाद बोर्ड थोड़ी और आगे आ गई। कितनी आगे आई वो यहाँ पर दे रखा है, उसका डिस्टेंस थोड़ा और कम हो गया, तो इतना डिस्टेंस वो थोड़ी और आगे आ गई है, यानी एक नया एंगल क्रिएट हो गया डिप्रेशन का। वो एंगल आपको ढूंढना है दूसरे पार्ट में। अब देखो यहाँ पर मैं इसको करके दिखाता हूँ।
बंदा यहाँ बैठा है टॉवर पे, इसका नाम ए बी रख लो। यहाँ पर बोर्ड है, इसकी फर्स्ट पोजीशन है, बोर्ड की ये फर्स्ट पोजीशन है, इसका नाम मैं पी रख लेता हूँ। यहाँ से वो नीचे देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो ये लाइन मैंने बना दी डिप्रेशन वाली। ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री का, अगर ये 30 डिग्री का तो ये भी कितना है 30 डिग्री का। अब टॉवर की हाइट कितनी थी 240, तो इट इज़ 240। हाइट पता चल गई, ये एंगल भी हमने निकाल दिया। तो भाई ये डिस्टेंस पूछा हुआ है फर्स्ट पार्ट में, डिस्टेंस ऑफ टॉवर फ्रॉम द बोर्ड। अब बच्चे मेरे यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ tan रेशो लगानी है, आराम से क्वेश्चन हो रहा है। बताओ tan 30 कितना होता है सर, साइड अपोजिट टू 30 जो कि 240 है, डिवाइड बाई बेस BP जो कि फाइंड करना है। tan 30 का वैल्यू सर 1/√3, 240/BP, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, BP इज इक्वल टू 240√3। क्या इसका वैल्यू हमें दिया है √3 का? नहीं दिया हुआ है, तो आपको इसका वैल्यू डालने की ज़रूरत भी नहीं है, आप इसका आंसर यहीं पे छोड़ सकते हो। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, डिस्टेंस बिटवीन टॉवर एंड दैट बोर्ड एट एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है कि ये वाली जो बोर्ड है ये यहाँ पहुँच गई, टॉवर से उसका डिस्टेंस रिड्यूस हुआ, कितना रिड्यूस हो वो दिया हुआ है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ आपको ये PQ डिस्टेंस गिवन है, दिस PQ एंड दैट इज 240√3-1। ये जो QP है ये है 240√3-1। ये डिस्टेंस रिड्यूस हो गया उसका बोर्ड का टॉवर से। तो दिस इज, कई बच्चे इसको ले लेंगे वो गलत हो जाएगा, ये डिस्टेंस है वो, ये डिस्टेंस है तो ये आपको निकालना पड़ेगा BQ। तो BQ आई एम राइटिंग हेयर सर इट इज BP माइनस QP। BP हमने निकाला हुआ ये रहा 240√3, इसमें से QP माइनस करना है, ये है QP दैट इज 240√3-1। ब्रैकेट वगैरह ओपन करो, 240√3 माइनस 240√3 एंड हेयर +1, ये और ये कैंसिल हो गया 1। अब ये जो आपका BQ है ये 1 यूनिट आया है, BQ इज 1 यूनिट, ठीक है, दिस इज 1 यूनिट। अब आप इसके बेसिस पे एंगल ऑफ डिप्रेशन निकाल सकते हो, तो उसके लिए भाई ये लाइन मेरे को बनानी पड़ेगी, मैंने बनाई, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, मानो ये थीटा है, पता नहीं है तो यहाँ पर ये थीटा आ गया, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 240 आएगा, आई एम वेरी सॉरी, 240 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ 1 से तो एंगल एग्जैक्ट आप निकाल भी नहीं पाएंगे, इट इज़ 240 सॉरी, ठीक है। 240 को √3 और 1 दोनों से इंटू करना है, ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाए, यहाँ 240 बचे, ठीक है, ये आपका 240 भाई साहब 240। चलिए अब करो इसको, बहुत सिंपल है। इस ट्राइंगल में फिर से tan लगाओ, tan थीटा, ठीक है, इस ट्राइंगल में फिर से tan रेशो लगाए जो कि थीटा मिसिंग है, थीटा लिख दिया इसको, अपोजिट टू थीटा वो तो पता है 240, एडजेसेंट टू थीटा वो निकाला सर वो भी 240 है, ये तो कैंसिल हो गया 1, तो थीटा कितना आ गया 45 डिग्री। तो यही आपको निकालना था एंगल ऑफ डिप्रेशन। केस स्टडी का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट पढ़ने में आपको टाइम लग सकता है, बट आप यहाँ पर जो इसमें नटशेल होता है कि चीज़ें क्या गिवन है, टॉवर है, क्या है एंगल, उसी पे फोकस किया करो और जल्दी से डायग्राम बना के क्वेश्चन को निपटाना होता है, ठीक है, टाइम नहीं ज़्यादा वेस्ट करना। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, AP चैप्टर से रिलेटेड है, ये केस स्टडी का क्वेश्चन है, आराम से इसकी स्टेटमेंट पढ़ लो। जो इसमें मेन बात है वो आपको समझाता हूँ कि यहाँ एक कंपटीशन है, ठीक है। तो एक बच्चा है, इसका नाम है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है, कहाँ गया इसका नाम, ढूंढो, नितेश। क्या नाम है इसका? नितेश। पुशअप निकालता है, क्या निकालता है? पुशअप निकालता है, पुशअप का कंपटीशन। अब कहानी कुछ इस तरह से है, नितेश वांट्स पार्टिसिपेट टू पुशअप चैलेंज, ही कैन करंटली मेक 3000 पुशअप। 3000 पुशअप वो निकाल लेता है 1 घंटे में ठीक है, बट ही वांट्स टू अचीव अ टारगेट ऑफ 3900 पुशअप इन 1 आवर। अब इस टारगेट तक वो पहुंचना चाहता है, फॉर विच ही प्रैक्टिसेस रेगुलरली, विद ईच डे ऑफ प्रैक्टिस ही इज एबल टू मेक 5 मोर पुशअप। जब वो रोज प्रैक्टिस करता है तो 5 एक्स्ट्रा पुशअप वो निकाल पाता है पर डे, ठीक है, एक दिन में, एज कंपेयर टू द प्रीवियस डे। मतलब पिछले दिन उसने अगर 3900 निकाले तो नेक्स्ट डे उसके कितने भी निकाले, मानो 3000 पुशअप, तो नेक्स्ट डे 5 बढ़ गए, ये ध्यान रखना, एज कंपेयर टू द प्रीवियस डे। इफ ऑन फर्स्ट डे ऑफ द प्रैक्टिस ही मेक्स 3000, अगर फर्स्ट डे वो 3000 निकाल रहा था और कंटिन्यू वो प्रैक्टिस करता रहता है जब तक उसका कंपटीशन नहीं आ जाता, जब अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाता, उसका टारगेट है 39, मतलब तब तक प्रैक्टिस करता रहता है जब तक वो 3900 पुशअप ना निकाल पाए। तो इसका क्वेश्चन है
एक तो एपी बनाओ और साथ में ये बताओ मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस बिफोर डे हिज गोल इज अकम्प्लिश्ड। ठीक है, यहां पर कहानी क्या है कि बच्चा 3000 पुशअप निकाल रहा है और उसका टारगेट है 3900। 3000 वो निकाल रहा है और उसका टारगेट है 3900, यहां तक उसको पहुंचना है। हर दिन वो 5 पुशअप एक्स्ट्रा निकाल लेता है प्रैक्टिस से। यहां पर एक छोटी सी बच्चे गलती कर सकते हैं। मेरे बच्चे यहां पर उसने बोला है मिनिमम नंबर ऑफ डेज, यानी आपको एन का वैल्यू निकालना है। एपी बन जाएगा, वो समझ में आ गया हमें, एपी बन जाएगा, आपको एन का वैल्यू निकालना है। अब यहां पे जो आप एन का वैल्यू निकालेंगे ना, एक्चुअली वो आंसर नहीं होगा फर्स्ट पार्ट का, ये ध्यान रखना। तो आप बोलेंगे सर क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको करके दिखाता हूं। मेरे बच्चे देखो, उसका जो फर्स्ट डे का पुशअप है वो कितना है, एपी तो बनेगा ही बनेगा। फर्स्ट डे का पुशअप कितना है 3000। नेक्स्ट डे के पुशअप कितने हैं सर जी, इसमें 5 प्लस कर दो, 5 प्लस कर दिए। नेक्स्ट डे पुशअप कितने हैं सर, इसमें और 5 प्लस कर दो, लो और 5 प्लस कर दी। ऐसे चलता गया, उसने टारगेट कितना अचीव करना है 3900। ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यू डोंट नो, यही आपको कंफर्म करना है ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। हर दिन वो प्रैक्टिस तो कर रहा था, लेकिन कितने दिन वो प्रैक्टिस करेगा कि इस टारगेट तक पहुंच जाएगा, यानी आपको एंड का वैल्यू निकालना है। एपी इज गिवन, सामने दिख रहा है ए कितना है 3000, और डिफरेंस तो उतना है ना हर दिन जो एड ऑन हो जा रहा है उसकी प्रैक्टिस से, दैट इज 5। अब मेरे बच्चे nth टर्म हमें गिवन है 3900, इस टारगेट तक उसको पहुंचना है, ये हमें गिवन है। nth टर्म का हम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस एन माइनस 1d। अब यहां पर ध्यान से समझना, जो n निकलेगा वो आंसर नहीं होगा हमारा, वो मैं आपको समझाता हूं, सुनो। व्हाट इज a सर 3000, n सर वो तो फाइंड करना है, n हमारा 5 है, d हमारा 5 है, 3900। 3000 3900 माइनस किया, n माइनस 1 5, 3900 में से 3000 गया सर, इट इज 900 सर। n माइनस 1 इक्वल टू 900 बाई 5, कैंसिल करो, 5 1 जा 5, 4 बचे यहाँ पे सर जी 40, सर जी 8, ठीक है 180 हो गया। तो n कितना आ गया 180 प्लस 1, n इज 181। अब बच्चे जल्दी बोल देंगे कि उसको 181 डेज तक प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मेरे बच्चे ध्यान से समझो इस स्टेटमेंट को, क्या लिखा उसने लिखा है मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस बिफोर द डे। जिस दिन उसका कंपटीशन है या जो भी उसका गोल है वहां तक पहुंचने में एक दिन पहले के नंबर ऑफ डेज बताने, यानी वो वाला दिन आपने इंक्लूड नहीं करना है जिस दिन उसका कंपटीशन है, ठीक है, जो उसका गोल है, मतलब उस दिन का डे उसको इंक्लूड नहीं करना। ध्यान से पढ़ो, मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स प्रैक्टिस बिफोर द डे हिज गोल इज अकम्प्लिश्ड। अपना गोल अचीव करने से पहले तक उसको कितने दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिस दिन वो गोल अचीव करेगा वो वाला दिन आपने इंक्लूड नहीं करना है। यहां पर जो आपका आंसर निकला है 181, इसमें लास्ट डे इंक्लूड हो चुका है, क्योंकि जो गोल है 3900 उसको हमने लास्ट टर्म माना था। ठीक है, बस इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है। यहां पर जो आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर है आप लिख सकते हैं जो रिक्वायर्ड डेज हैं वो आएंगे 181 में से सर एक दिन हमें कम करना है गोल वाला दिन, तो आपका आंसर आएगा 180। ये छोटी छोटी कंफ्यूजन है भाई क्वेश्चन में, ये ध्यान रखना, यहीं से चेकिंग हो जाएगी आपकी प्रॉपर कितना आप सीख पाए एपी को। चलिए अब देखो सेकंड पार्ट जो कि बहुत सिंपल है। सेकंड पार्ट जो कि बहुत सिंपल है, क्या पूछा हुआ है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स परफॉर्म्ड बाय द नितेश अप टू द डे हिज गोल इज अचीव्ड। गोल उसने अचीव कर लिया, टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स उसने कितने निकाले स्टार्टिंग से लेकर और गोल अचीव करने तक, टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स। ऐसे नहीं बोलना सर 3900 निकाले, 3900 तो उस दिन निकाले ना जिस दिन उसने गोल अचीव किया। स्टार्टिंग से 3000 से वो स्टार्ट हुआ था और 3900 तक उसके टोटल, यानी आपको प्लस करना है, टोटली सिंपली प्लस करना है, इन सभी टर्म्स को आपको प्लस करना है। फर्स्ट टर्म आपको पता है, लास्ट टर्म आपको पता है, फॉर्मूला भी आपको पता है, छोटा सा एक फॉर्मूला है सम का, क्या है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है n/2 स्टार्टिंग में लिख लेना, ये वाला फॉर्मूला। एक बड़ा वाला फॉर्मूला भी है वो मत लगाना, फायदा नहीं, लास्ट टर्म हमें पता है तो वी कैन राइट दिस। अब यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स वही लेनी है जो टोटल है, क्योंकि लास्ट डे यहां इंक्लूडेड है कि लास्ट डे तक पुशअप आपको काउंट करने हैं, तो यहां पर n आपको 181 लेना है। 181 टू फर्स्ट टर्म आपकी है 3000 और लास्ट आपकी 3900। इसकी कैलकुलेशन अब आपके हवाले छोड़ते हैं, इनको आप दोनों को प्लस करेंगे,
फिर आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे, 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी नंबर आएगा दैट इज योर रिक्वायर्ड टोटल नंबर ऑफ पुशअप जो उसने निकाले नितेश ने। ठीक है मेरे बच्चों। तो बच्चे ये थे आपका कितने क्वेश्चंस किए हमने, 14 तो करने ही थे, 4 एक्स्ट्रा कराए, 18 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए। सभी क्वेश्चन अपनी नोटबुक पे प्रैक्टिस करो, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं ये। तो भी नेक्स्ट हम बेसिक का जो है सैंपल पेपर करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।